हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, ये 100 पेजेज नोट सीरीज में भारत के भूगोल का 7वां लेक्चर है, 7th लेक्चर है, आखिरी लेक्चर है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप जाकर बाकी वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। इस नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इस नोट्स की खास बात यह है कि आप BPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीज़ों को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी और समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। वीडियो देखने के बाद तो आप आराम से 3 से 4 मिनट में एक पेज को रिवाइज कर लेंगे। हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पस से बनाया जा रहा है, तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते रहें। वीडियो देखकर रिवीजन करना है तो वीडियो से करते रहें, नोट से करना है तो नोट से करते रहें। खैर, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरित क्रांति की। उसके बाद एक एक करके सारी बातें हम कर लेंगे, ठीक है। और तो देखिए, इसमें हरित क्रांति की बात की जाए तो एक मिनट, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो ये खाद्य उत्पादन से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है? खाद्य के उत्पादन से। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो नाम है नॉर्मन बोरलॉग, पूरा नाम है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इन्हें जो है, इनके बारे में बात की जाए तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है 1970 में। और ये ध्यान रख सकते हैं, आपकी भारत का जो पद्म विभूषण होता है ना, पद्म विभूषण सम्मान मिला है इनको, ठीक है, 2006 में। उसके बाद इनकी जो जन्मभूमि रही है अमेरिका रही है, बट कर्मभूमि की बात की जाए तो मैक्सिको, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। कहाँ पर? भारत में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं कि हरित क्रांति की बात की जाए तो इसका प्रारंभ कब होता है? 66-67 में, 1966-67 में, ठीक है। और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। इसमें लक्ष्य क्या होता है? उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, ठीक है। हरित क्रांति के अंतर्गत बात की जाए, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज का प्रयोग, उर्वरक, सिंचाई और तकनीकी का प्रयोग करके तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स थे इस क्रांति के अंतर्गत। तो ये सारी बातें ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब इसमें जो तकनीकी प्रयोगों में बढ़ावा देने में ये सब आ जाएंगे, जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण हो गया, ग्रामीण सड़कें और विपणन वगैरह, ठीक है। उसके बाद मुख्य पादप की बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, इस क्रांति के अंतर्गत मैक्सिकन प्रजाति की जो गेहूँ थी ना, वो मैक्सिकन प्रजाति का गेहूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रथम चरण की बात की जाए, हरित क्रांति के प्रथम चरण की, तो ये मोटा मोटी आप ध्यान रख सकते हैं 1966 से 81 तक। इसमें जो लाभान्वित राज्य हैं, भारत की बात कर रहे हैं हम, जो लाभान्वित राज्य हैं सबसे ज़्यादा की बात की जाए, हरियाणा है, पंजाब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बात कर ली जाए द्वितीय चरण की, बात कर ली जाए तो द्वितीय चरण में देखिए 1981 से 1995 तक इसमें क्या किया जाता है कि जो अभी तक लाभान्वित नहीं हो पाए रहते हैं, मतलब हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित नहीं होने वाले क्षेत्रों को शामिल इसमें किया जाता है। इसमें द्वितीय चरण में देखिए, इसमें देख लीजिए जो प्रारंभिक घटक थे ना, तो प्रारंभिक घटकों में क्या क्या शामिल किया जाता है? पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन आदि को भी शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद तृतीय चरण की बात की जाए 1995 के बाद, तो देश के सभी क्षेत्रों तक इसका विस्तार हो जाता है। उसके बाद सर्वाधिक जो लाभ होता है, ये ध्यान रख सकते हैं, हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है वो गेहूँ को होता है। उसके बाद चावल को, गेहूँ ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रख सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा, यहाँ देखिएगा, जीरो टिल बीज, एक मिनट, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। और नई राष्ट्रीय कृषि नीति जो 2000 है ना, उसके तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई, कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया गया। ये कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लीजिए। विभिन्न क्रांतियाँ इसके अंतर्गत हैं और उनसे जो संबंधित क्षेत्र है ना, कौन सी क्रांति किसके लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे श्वेत क्रांति की बात की जाए, व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात की जाए, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। जिनको भी हाईलाइट किया है उनको तो जरूर ही ध्यान रख लीजिएगा, और जिनको नहीं हाईलाइट किया उनको भी एक दो नज़र देख लीजिएगा। नीली क्रांति की बात की जाए तो ये मछली पालन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति की बात की जाए तो देखिए, इसमें रटने वाली बात है नहीं, श्वेत है तो दूध श्वेत होता है। नीली की बात की जाए तो पानी, नीला मतलब आपके दिमाग में पानी ही आएगा, तो मछली पालन। सुनहरी क्रांति की बात की जाए तो
ये ध्यान रख लीजिएगा, फल एवं सब्जी, मध्यम मतलब उद्यान कृषि जो है। उसके बाद काली क्रांति की बात की जाए तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति की बात की जाए तो मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति की बात की जाए तो प्याज उत्पादन, मांस के निर्यात, झींगा, ठीक ना, मछली उत्पादन आदि से संबंधित है। हरित क्रांति की बात कर ली जाए तो ये तो मैंने अभी बताया ही है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ये तो आपको जानना ही है। और रजत क्रांति अर्थात सिल्वर क्रांति की बात की जाए तो अंडा या मुर्गी उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति की बात की जाए तो ये देखिए पीला रंग, तिलहन, तिलहन उत्पादन, तिलहन में आप सरसों ध्यान रख लीजिए, उससे ध्यान रह जाएगा। ये गोल क्रांति, ये तो नाम से ही दिख रहा है, आलू उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति की बात की जाए तो ये उर्वरक उत्पादन और गैर जो परंपरागत ऊर्जा है उनसे संबंधित है। उसके बाद ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि एग मार्क जो होता है ना, वो एग्रीकल्चर से संबंधित होता है। कृषि और संबद्ध जो उत्पादों की ग्रेडिंग की जाती है और उनका मानकीकरण किया जाता है, वही क्या है, एग मार्क है। इसमें आपको नाम में ही दिख रहा है एग से एग्रीकल्चर, ध्यान रख लीजिएगा, तो ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बात कर ली जाए फसलों की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक एक करके सारी फसलों की बात करेंगे। रबी फसल की बात की जाए, रबी क्रॉप्स की बात की जाए तो इसका जो बुआई होता है ना, अक्टूबर नवंबर के, मतलब अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई हो जाती है, कटाई होती है मार्च अप्रैल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता ही होगा। इसके अंतर्गत जो प्रमुख फसलें आती हैं, जिससे गेहूँ हो गया, र से याद रख लीजिए, र से रोटी। रोटी कैसे बनता है, रोटी कैसे बनती है, मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले तो यही दिमाग में आएगा कि रोटी जो बनती है वो गेहूं के आटे से बनती है, गेहूं के आटे से, तो आप इससे गेहूं ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद इसके साथ साथ जो फसलें हैं उनको ध्यान रख सकते हैं। गेहूं इंपॉर्टेंट है इसलिए मेरे दिमाग में है, तो ये मैंने बता दिया, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। गेहूं है, फिर जौ है, गेहूं जौ तो साथ में ही, चना, मटर, सरसों, गाजर, मूली, मसूर, आलू आदि, ये सब है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जायद फसलों की बात की जाए, मतलब रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में जो फसलें बोई जाती हैं मार्च जुलाई में, तो उसमें जो प्रमुख फसलें हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब आपको पता है, मूंग, उड़द, भिंडी आदि, ठीक है। उसके बाद खरीफ फसलों की बात कर लीजिए, एक मिनट भाई कहाँ जा रहे हो। खरीफ फसलों की बात कर लिया तो इसकी जो बुआई होती है जून जुलाई में होती है और इसकी कटाई अक्टूबर नवंबर में हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत जो प्रमुख फसलें हैं, चावल हो गया। अब रबी फसल आपको पता है तो खरीफ फसल आप आसानी से डिसाइड कर लेंगे। चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मक्का, तिल, कपास, अरहर, सोयाबीन आदि, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आर्द्र जलवायु की बात देखिए, आइडियल क्लाइमेट है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। गेहूँ जो है ना, जो आदर्श कंडीशन है किसी भी फसल के लिए, तो गेहूँ की बात कर लें, जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। जो आइडियल कंडीशन, आइडियल क्लाइमेट क्या होनी चाहिए उस फसल के उत्पादन के लिए, गेहूं की बात की जाए तो वर्षा कितनी होनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं, मतलब मध्यम वर्षा एवं मध्यम ताप ये होना चाहिए गेहूं के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद चावल की बात कर ली जाए तो वर्षा जो होनी चाहिए वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, और टेम्परेचर की बात की जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, ये गेहूं और चावल का ही बस ध्यान रखिए, आइडियल जो क्लाइमेट है वो। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं, उनकी बात कर लीजिए। जैसे धान की उत्पत्ति की बात की जाए तो ये दक्षिण पूर्व, मतलब धान की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है, दक्षिणी पूर्व एशिया में मानी जाती है। उसके बाद बात कर लीजिए भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो कौन सी है, चावल है, दूसरे नंबर पर गेहूं है। हाँ, उसके बाद बात की जाए कि दक्षिण भारत का जो चावल का कटोरा कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है ना, उसको बोला जाता है, ये आंध्र प्रदेश की तरफ। ये चावल के लिए जो प्रमुख जैव उर्वरक है वो कौन सा है, चावल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक की बात की जाए तो नील हरित शैवाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावे जो है वो एजोस्प्रिलियम है, उसके बाद फॉस्फोबैक्टीरिया है, एजोला आदि है, ठीक है, तो ये सब आप देखते रहिएगा। उसके बाद नकदी फसल में आप, हाँ, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, नकदी फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है जो मुख्य रूप से व्यापार के लिए यूज की जाती हैं, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे गन्ना हो गया, कपास, जूट, रबर, चाय, कॉफ़ी, केला, तंबाकू, तिलहन आदि, ठीक, मूंगफली, सरसों आदि भी तिलहन के अंतर्गत मैंने ये अंदर में लिखा है, मूंगफली, सरसों आदि, ठीक। उसके बाद चलिए देख लेते हैं जो प्रमुख फसलें हैं और उनका जो उत्पादन है, कौन सा राज्य की, मतलब सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है, टॉप वाला आप ध्यान रखिएगा सबसे पहले। उसके बाद आपके पास टाइम होता है तो पहला मतलब दूसरा तीसरा ध्यान रख सकते हैं। कुल खाद्यान्न में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर एमपी है, फिर पंजाब है। तिलहन की बात की जाए, तिलहन में टॉप पर राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उसके बाद है, टॉप वाला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुल सब्जी की बात की जाए तो सब्जी में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर मध्य प्रदेश है। कुल फल की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश टॉप पर है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। बागवानी की बात की जाए तो इसमें केरल टॉप पर है, फिर कर्नाटक है। मसाला की बात की जाए तो मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है,
फिर गुजरात है। मसाला के लिए केरल को जाना जाता है, बट यहाँ ध्यान दीजिएगा उत्पादन, मसाला के उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पर है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। चावल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल टॉप पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद पंजाब है। गेहूँ की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है, ठीक है, चावल गेहूँ दोनों में, नहीं नहीं, चावल में पश्चिम बंगाल है, गेहूं में उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है, ठीक है। मक्का की बात कर ली जाए तो कर्नाटक टॉप पर है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। और दाल की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश टॉप पर है, चना में भी मध्य प्रदेश टॉप पर है, ठीक है। देखिए दाल की बात कर ली जाए तो टॉप पर मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है। और चना में बात कर ली जाए तो देखिए मध्य प्रदेश टॉप पर है, महाराष्ट्र, उसके बाद फिर राजस्थान टॉप वाला आप ध्यान रख लीजिए। मूंगफली की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मूंगफली में जो टॉप पर है, सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात करता है, फिर राजस्थान, उसके बाद तमिलनाडु, मतलब लेटेस्ट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। रेपसीड एंड सरसों की बात कर लीजिए तो राजस्थान टॉप पर है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा। सोयाबीन की बात कर लीजिए तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र टॉप पर है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। सूर्यमुखी की बात कर लीजिए तो कर्नाटक टॉप पर है, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद ओडिशा। गन्ना की बात कर लीजिए तो ये ध्यान रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश टॉप पर है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। और कपास की बात कर लीजिए तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र ध्यान रख लीजिएगा। काली मिट्टी इधर ही पाई जाती है, जो कपास के लिए उपयुक्त जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, ठीक है। उसके बाद हाँ महाराष्ट्र, गुजरात भी ध्यान रख लीजिएगा दूसरे नंबर पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर तेलंगाना। जूट एवं मेस्ता की बात कर लीजिए तो पश्चिम बंगाल टॉप पर है, उसके बाद बिहार है, बिहार दूसरे नंबर पर है भारत में, तो ये ध्यान रखिएगा। चाय की बात कर लीजिए तो असम टॉप पर है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर तमिलनाडु है। कॉफ़ी की बात कर लीजिए तो कर्नाटक टॉप पर है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है। रबर की बात कर लीजिए तो रबर में केरल टॉप पर है, फिर त्रिपुरा है, फिर कर्नाटक है। तंबाकू की बात कर ली जाए तो गुजरात जो है तंबाकू में टॉप पर है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है। नारियल की बात कर लीजिए तो नारियल में केरल टॉप पर है, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है। लौंग की बात कर ली जाए तो तमिलनाडु टॉप पर है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है। सुपारी की बात कर ली जाए तो कर्नाटक टॉप पर है, फिर केरल है, फिर असम। काजू की बात कर लीजिए तो महाराष्ट्र टॉप पर है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। केसर की बात कर ली जाए तो बस ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर टॉप वाला आप ध्यान रख लीजिए, बाकी ना भी ध्यान रखते हैं तो काम चल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, देखिए हाँ अभी कुछ और हैं, देख लेते हैं। फसल, जैसे आलू की बात कर लिए सब्जी में, तो आलू में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, फिर पश्चिम बंगाल है। सब्जी में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर, आलू में भी। प्याज की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र टॉप पर है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फिर मध्य प्रदेश है। आम की बात कर लिया तो आम में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, फिर आंध्र प्रदेश। केला में आंध्र प्रदेश टॉप पर है, फिर गुजरात है। चीनी में बात कीजिए तो महाराष्ट्र टॉप पर है, बट गन्ने में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पर है, बट गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। हाँ, चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। भारत में जो पहला स्थान है, मतलब वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए, विश्व के स्तर पर देखा जाए, तो आम में नंबर 1 पर है भारत। अमरूद में है, केला में है टॉप पर, पपीता में, नींबू, भिंडी आदि में, ठीक, भारत टॉप पर है विश्व लेवल पर देखा जाए तो। कपास से कुछ एक फसलें हैं जिनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कपास की बात की जाए तो कपास जो है ना, कपास भारत का देशज पौधा है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, विश्व में भारत का पहला देश जहाँ कपास की, एक मिनट, ये ध्यान रखिएगा, विश्व में भारत ही पहला देश है, भारत जो है ना पहला देश है जहाँ कपास की संकर अर्थात हाइब्रिड किस्म विकसित की गई, ठीक। महाराष्ट्र ध्यान रखिएगा, यहाँ पर श्वेत स्वर्ण कपास को कहा जाता है, श्वेत स्वर्ण के नाम से, व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। रेशे जो प्राप्त होते हैं ना कपास के, कहाँ से होते हैं? बीज से प्राप्त होते हैं। और जो महाराष्ट्र का श्वेत स्वर्ण है, वो स्वर्ण है, व्हाइट गोल्ड है, वो कौन सा है? कपास है, ध्यान रखिएगा। चीनी की बात कर लिया तो भारत जो है ना चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, दूसरे नंबर पर चीन है। और चीनी का जो कटोरा है भारत में बात की जाए तो वो कौन सा, किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। मूंगफली की बात कर ली जाए तो इसे गरीबों का काजू कहा जाता है। उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा कि इस फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। दाल से संबंधित एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि दाल में अग्रणी उत्पादक होते हुए, मतलब भारत अग्रणी उत्पादक है, फिर भी दाल का आयात करना पड़ता है, उसके बावजूद भी आयात करना पड़ता है। अरहर की जो उत्पत्ति हुई ना, दाल की बात की जाए तो अरहर दाल की उत्पत्ति जो हुई वो कहाँ पर हुई? भारतवर्ष में, ये ध्यान रखिएगा। रेशम की बात कर ली जाए तो रेशम से संबंधित ये बात, सर्वाधिक जो उत्पादन होता है रेशम का वो कर्नाटक में, जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग, फिर आंध्र प्रदेश। शहतूत की बात कर ली जाए, अलग अलग ये जो रेशम के टाइप हैं, जो मलबरी रेशम है या फिर शहतूत रेशम की बात कर लीजिए तो कर्नाटक इसके लिए जाना जाता है। फिर मूंगा रेशम की बात कर लीजिए तो ये असम। ईरी रेशम की बात कर लीजिए तो ये भी असम। मूंगा और ईरी रेशम की बात आएगी तो आप असम ध्यान रखिएगा। टसर रेशम की बात कर लीजिए तो झारखंड, ठीक है।
उसके बाद बात कर ली जाए कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी की एक दो किस्में हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो अरेबिका और रोबस्टा है, किसकी किस्में है? कॉफ़ी की। तो ये ध्यान रखिएगा, किसकी किस्में है? कॉफ़ी की। ये सर्वप्रथम जो भारत में कॉफ़ी लगाया गया था, कॉफ़ी का पौधा, वो कहाँ पर लगाया गया था? चिकमगलूर। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है, बाबा बुदन पहाड़ी पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बागानी फसल के अंतर्गत आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। जैसे कि नारियल हो गया, ताड़ हो गया, सुपारी, काजू, चाय, ठीक, कॉफ़ी, रबर आदि, ये सब बागानी फसल के अंतर्गत आते हैं। अब मसाला की बात कर ली जाए तो मसालों का जो बागान बोला जाता है, किसको बोला जाता है? केरल को बोला जाता है। उसके बाद लौंग की बात कर ली जाए तो लौंग की बात करें तो देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि यूजिनिया क्या बोलते हैं, कैरियो फाइलेटा जो है ना, नामक वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिकों से ये प्राप्त होता है लौंग। ठीक, क्या नाम है? यूजिनिया कैरियो फाइलेटा। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद काली मिर्च की बात कर रही है तो काला सोना के नाम से, ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसका जो उत्पादन होता है वियतनाम, मतलब वर्ल्ड लेवल पर बात की जाए तो वियतनाम में सबसे ज़्यादा टॉप पर है वियतनाम। उसके बाद भारत दूसरे नंबर पर है काली मिर्च के उत्पादन में, फिर है ब्राज़ील। झूमिंग कृषि की बात कर ली जाए, इससे संबंधित कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात है। झूमिंग कृषि जो है ना, स्थानांतरित कृषि का ही रूप है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही रूप है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि वन या फिर जो जंगल वगैरह होते हैं ना, उनको काट कर या जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण कर लिया जाता है। फिर जैसे ही उसकी उर्वरता समाप्त होती है तो दूसरे स्थान पर पुनः यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। और ये जो फेमस है झूमिंग कृषि, किधर की तरफ? उत्तर पूर्वी जो पहाड़ी राज्य है ना, उधर की तरफ सर्वाधिक प्रचलित है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। मक्का की बात कर ली जाए तो वर्ष भर बोई जा सकने वाली फसल है ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अनाजों की रानी की बात कीजिए, एक मिनट, वैश्विक स्तर पर अनाजों की रानी के नाम से मक्का को जाना जाता है। उसके बाद बात कर ली जाए ग्वार की, तो अधिकतर जो इसका उपयोग होता है चारे के रूप में होता है। ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार की बात की जाए, जो बोरलॉग पुरस्कार है तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आप समझ ही पाएंगे। हरित क्रांति आप आसानी से ये समझ लेंगे, हरित क्रांति की अभी हमने बात की है तो उससे आप समझ जाएंगे कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता होगा। फिर कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे देश की जो सबसे अच्छी देशीय नस्ल की गायें हैं, राजस्थान में बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये देश की सबसे अच्छी देशीय नस्ल की गाय राजस्थान में कौन कौन सी है? जैसे थारपारकर है, राठी, मेवाटी, जिनको हाईलाइट किया ये नाम जरूर ध्यान रख लीजिए। उसके बाद ये सब पढ़ते रहिएगा, साहिवाल है, लाल सिंधी है, गिर है, नागौरी है, हरियाणवी है, हाईलाइट किया उनको ध्यान दीजिए। दुग्ध उत्पादन में भारत का जो स्थान में पहला है, टॉप पर है। ठीक, हाँ, श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? श्वेत क्रांति, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक, इंपॉर्टेंट नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दुग्ध उत्पादन में जो टॉप पर है राज्य की बात की जाए भारत में, तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो अभियान चलाया गया उसका नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड। भारत में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? बिहार। उसके बाद खनिज संसाधन की बात कर लीजिए, मिनरल रिसोर्सेज की बात कर ली जाए तो देखिए, रॉक सिस्टम शैल तंत्र की बात कर ली जाए तो भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र है ना, वो कौन सा तंत्र है? धारवाड़ तंत्र है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो भारत के जो दक्षिण पूर्व में उत्तरी पूर्वी जो पठारी पट्टी है ना, मैप में आप देखिएगा तो खनिज संसाधन के सबसे भंडार वहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके अंतर्गत जैसे छोटा नागपुर आपको पता ही है, तो ये ध्यान रखिए, छोटा नागपुर हो गया, दंडकारण्य जो क्षेत्र है, उड़ीसा का पठार वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय खनिज का हृदय स्थल जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है, दक्षिण भारत की तरफ। भारतीय खनिज पदार्थों का जो भंडार है वो छोटा नागपुर पठार जो है ना, भारतीय खनिज पदार्थों का जो भंडार है सबसे ज़्यादा, उसके लिए कौन जाना जाता है? छोटा नागपुर पठार। ये भारत का रूर प्रदेश है, रूर जर्मनी में एक जगह का नाम है जो खनिज संसाधन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो भारत का जो रूर है वो छोटा नागपुर पठार है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। धात्विक खनिज की बात कर लीजिए तो धात्विक खनिज के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? ये तो सिंपल सी बात है, लौह हो गया, जस्ता हो गया, चांदी, तांबा, बॉक्साइट, टीन आदि हो गया। ठीक, और धात्विक की बात कर ली जाए तो इसके अंतर्गत अभ्रक, संगमरमर आदि आ जाएंगे। ऊर्जा खनिज की बात कर ली जाए तो ऊर्जा से संबंधित जो खनिज है, कोयला खनिज है वो हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ठीक है, ये सारी बातें हैं। उसके बाद चलिए हम कुछ जो इम्पोर्टेंट खनिज हैं और जो कुछ कम इम्पोर्टेंट भी हैं उनको भी देख लेते हैं कि उत्पादन में कौन शीर्ष पर है और भंडारण में कौन शीर्ष पर है। तो बॉक्साइट की बात कर ली जाए तो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन, लेटेस्ट जो डेटा उसके अकॉर्डिंग उड़ीसा टॉप पर है। तो मैं टॉप ही बता रहा हूँ, टॉप ही इंपॉर्टेंट है, आप टॉप ही ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर भले झारखंड है, गुजरात है, ये ध्यान आप पढ़ सकते हैं, बट टॉप वाला ध्यान रखिए। ठीक है, भंडारण में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो भंडार है बॉक्साइट का उड़ीसा के पास है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात। कोयला की बात की जाए तो कोयला के उत्पादन में टॉप पर है छत्तीसगढ़, भंडारण में जो टॉप पर है झारखंड है।
ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और उत्पादन में दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, तीसरे पर झारखंड है। यहाँ पर भंडारण में उड़ीसा दूसरे पर, छत्तीसगढ़ तीसरे पर। तांबा की बात कर लिए तो मध्य प्रदेश टॉप पर है उत्पादन में, राजस्थान दूसरे पर, उसके बाद झारखंड है। भंडारण की बात कर लिए सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ पर है, तो राजस्थान में, उसके बाद झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है। कच्चा तेल की बात कर लिए तो राजस्थान टॉप पर है, फिर गुजरात है, फिर असम है। उसके बाद असम, हाँ, भंडारण की बात कर लिए तो भंडारण में असम टॉप पर है, फिर गुजरात, फिर राजस्थान। हीरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। भंडारण की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर आंध्र प्रदेश। तो हीरा वाला तो आप वैसे ही ध्यान रख लेंगे, दोनों जगह मध्य प्रदेश है। उत्पादन ध्यान रखिएगा, इन दोनों में अगर देखा जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उत्पादन है, उसके बाद ये, और उसमें जो आपको ध्यान रखना है टॉप वाला ध्यान रख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद लौह अयस्क की बात कर ली जाए, लोहा की तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक में भंडार ज़्यादा है, फिर आंध्र प्रदेश, राजस्थान में। उसके बाद मैंगनीज की बात कर लीजिए तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और भंडारण की बात कर लीजिए तो उड़ीसा टॉप पर है। अभ्रक की बात कर लिए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, आंध्र प्रदेश, और भंडारण में भी आंध्र प्रदेश ही टॉप पर है। ठीक है, चांदी की बात कर लिया तो राजस्थान टॉप पर है उत्पादन में, और क्या बोलते हैं, भंडारण में भी टॉप पर है। टीन की बात कर लीजिए तो छत्तीसगढ़ टॉप पर है, हरियाणा भंडारण में टॉप पर है। प्राकृतिक गैस की बात कर लिया तो असम टॉप पर है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, फिर त्रिपुरा, और हाँ, भंडारण में भी असम ही टॉप पर है। तो ये प्राकृतिक गैस तो आसानी से ध्यान रख लीजिएगा। क्रोमाइट की बात कर लीजिए तो उत्पादन में उड़ीसा टॉप पर है, और भंडारण में भी यही टॉप पर है। सोना की बात कर लिया तो कर्नाटक टॉप पर है, भंडारण में भी कर्नाटक ही टॉप पर है। यूरेनियम की बात कर लिया तो झारखंड जो है उत्पादन में टॉप पर है, और भंडारण में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। देखिए लो, अब क्या करते हैं, एक एक करके जो उत्पादन से संबंधित हमने मत उत्पादन और भंडारण में तो देख ही लिया कहाँ पर कौन टॉप पर है। फिर जो धातु हैं उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको देख लेते हैं। जैसे लौह अयस्क की बात कर लीजिए तो भारत में जो लौह अयस्क प्रमुख रूप से पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, धारवाड़ शैल तंत्र में, अभी हमने देखा भी था। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। जो वेलाडिला खान है ना, ये कहाँ पर है, बस्तर छत्तीसगढ़ में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसके लिए फेमस है, तो उत्तम कोटि के हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है, लोहा का अयस्क है, आयरन का अयस्क है। हेमेटाइट उत्पादन के लिए, हेमेटाइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन, वेलाडिला का खान, उत्तम कोटि के हेमेटाइट। इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है कौन, वेलाडिला, ये कहाँ पर है, बस्तर छत्तीसगढ़ में। उसके बाद ध्यान रख सकते हैं कि ये वेलाडिला खान की बात की तो लौह अयस्क जो है ना, ये विशाखापत्तनम जो बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। कौन से बंदरगाह से, यहाँ से जो लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है, विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। भारत में हेमेटाइट लौह अयस्क की बात की जाए, ये हेमेटाइट देख लिया ना आपने, जो प्रसिद्ध है वेलाडिला खान। उसके बाद भारत में जो हेमेटाइट लौह अयस्क का जो सर्वाधिक भंडार है, मतलब भारत की बात की जाए, ओवरऑल भारत की बात की जाए तो हेमेटाइट लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है भारत में। उसके बाद जस्ता की बात कर लीजिए, एक मिनट, जस्ता की बात कर लिए, जिंक की बात कर लिए तो राजस्थान का एक अधिकार है इस पर। ठीक, तो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। भंडारण और उत्पादन दोनों की दृष्टि से देखा जाए तो टॉप पर है ये। राजस्थान का जो जावर क्षेत्र है ना, देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है, जावर क्षेत्र जो उदयपुर में। उसके बाद तांबा की बात कर लिया तो देखिए, तांबा की बात की जाए तो ताम्र अयस्क के उत्पादन में भारत में जो 3 महत्वपूर्ण जिले हैं वो हैं झुंझुनू, जो कि राजस्थान में है। तो ये ये ध्यान रखिएगा, झुंझुनू राजस्थान में है, फिर बालाघाट है मध्य प्रदेश में, सिंहभूम है झारखंड में। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, खेतड़ी का खदान कहाँ पर है, झुंझुनू राजस्थान में ही है। तो ये झुंझुनू राजस्थान, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कौन सी खदान है, खेतड़ी। इंपॉर्टेंट बात है, तांबा के लिए फेमस है ये खेतड़ी। अभ्रक की बात कर लिए तो भारत की सबसे बड़ी जो अभ्रक मेखला है वो देखा जाए तो किधर की तरफ है, हजारीबाग, गया, मुंगेर की तरफ। ठीक है, अभ्रक की राजधानी के नाम से किसको जाना जाता है, कोडरमा। एक मिनट, कोडरमा, तो ये देख सकते हैं। संगमरमर अर्थात मार्बल की बात की जाए तो ये कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। और सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर आपको प्राप्त होता है, ये कोयला नहीं, संगमरमर प्राप्त होता है वो कहाँ से, मकराना राजस्थान से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोयले की बात कर लिया तो भारत का जो अधिकांश कोयला अर्थात 90% कोयला की बात की जाए लगभग, ये प्राप्त होता है कहाँ, गोंडवाना क्षेत्र से। और जो क्वालिटी की बात की जाए तो आपको पता है अलग अलग क्वालिटी होती है, तो सर्वाधिक जो क्वालिटी होती है वो कौन सी वाली होती है भारत में, विटुमिनस। और क्वालिटी मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, सबसे अच्छी क्वालिटी एंथ्रासाइट होती है, उसके बाद विटुमिनस, मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगी उसकी क्वालिटी मतलब उतनी अधिक होगी, अच्छी होगी, धुआं कम देगा वो कोयला। ठीक, तो एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी का कोयला है क्योंकि इसके पास कार्बन की मात्रा अधिक होगी। विटुमिनस उसके बाद है, उसके बाद लिग्नाइट है, सबसे खराब क्वालिटी का कोयला पीट है। लिग्नाइट की बात कर ली जाए तो भंडारण एवं उत्पादन में लिग्नाइट कोयला की बात की जा रही है। भंडारण एवं उत्पादन में जो प्रथम है वो कौन सा है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु। उसके बाद बात कर लीजिए, देखिए
कोयला संबंधित कुछ एक इम्पॉर्टेंट और बात है, देखिए जैसे प्रसिद्ध जो कोयला क्षेत्र है वो झरिया है, झारखंड में है। ये कोरबा की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा में तलचर है। नवेली है कहाँ पर, तमिलनाडु में है। तो ये सब ध्यान रख सकते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चंस ऐसे यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। कोयला उत्पादक क्षेत्र यहाँ पर दिया हुआ है, कोयला खदान है, कौन कौन सा कोयला खदान है इस उत्पादक क्षेत्र में। जैसे दामोदर घाटी की बात कर ली जाए तो इधर की तरफ कोयला खदान बराकर, और उसके बाद सोन घाटी में उमरिया है, ध्यान रख सकते हैं। गोदावरी घाटी में सिंगरेनी है। महानदी घाटी में तलचर है। कोयला खदान की बात करने के बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की बात कर ली जाए तो 1 मिनट, जो देश का पहला तेल कुआं खोदा गया था 1867 में, कहाँ खोदा गया था, असम के माकूम में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देश का जो सबसे पुराना तेल का भंडार है वो कहाँ पर है, डिगबोई, असम में। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में कच्चे तेल के 4 जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी है, गुजरात तट है, पश्चिमी घाट है। फिर ये सब अपतटीय क्षेत्र ही हैं, समुद्र के मतलब जो भारत का तट है ना, तट रेखा समुद्र से लगा हुआ उधर की तरफ पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी तट जो है, ये सब अपतटीय क्षेत्र ही हैं। उसके बाद हाँ, ये कुछ जो इम्पोर्टेंट तेल उत्पादक क्षेत्र है ये देख सकते हैं, जैसे गुजरात में अंकलेश्वर हो गया, गुजरात में लूनेज, ठीक है, फिर नौग्राम हो गया। ये सब गुजरात में, कौन कौन, अंकलेश्वर, लूनेज, नौग्राम, सब गुजरात में तेल उत्पादक क्षेत्र है। हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं। ये बॉम्बे हाई जो है ना, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र है ये कहाँ पर है, मुंबई तट से 160 किलोमीटर दूर है, अरब सागर में। ये इसकी खोज कब हुई थी, 1965 में भारत और रूस की टीम के द्वारा, भारत रूस की टीम द्वारा हुई थी। और पहला तेल कुआं जो खोदा गया था 1974 में, ठीक है। यहाँ पर अधिकांशतः प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन होता है ना वो यहीं पर होता है, इसी क्षेत्र में होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात की जाए कि भारत में जो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है वो बॉम्बे हाई एवं बसीन क्षेत्र है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब भारत में सर्वप्रथम जो भयानक ऊर्जा संकट उत्पन्न हुई थी, ये ध्यान रख सकते हैं 1973 में। और भारत की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है ना, जामनगर रिफाइनरी है, कहाँ पर, गुजरात में है। किसके द्वारा स्थापित की गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं कि हाइड्रोजन विजन जो है ना, हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे है, तो पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है। पेट्रोलियम जो उत्पाद है ना उसके भंडारण से है। चलिए कुछ रिफाइनरी यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। जो रिफाइनरी है, तेल शोधक कारखाना है, कुल 23 भारत में। और जो प्रमुख तेल शोधक कारखाने हैं और वो कहाँ पर है वो देख लीजिए, मैचिंग वाले क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। जैसे डिगबोई की बात कर लीजिए, असम में है। ये तो गुवाहाटी आपको पता ही है, असम में है। बरौनी बिहार में है, इंपॉर्टेंट है। कोयला की बात कर लिए तो गुजरात, कोयली की बात कीजिए तो हल्दिया की बात कर लिए तो पश्चिम बंगाल। पारादीप की बात कर लिए तो ये आपको पता है उड़ीसा। नागापट्टिनम की बात की जाए तो तमिलनाडु। नुमालीगढ़ की बात कर लिए तो असम। तातीपाका की बात कर ली जाए तो आंध्र प्रदेश। मंगलौर की बात कर लिए तो कर्नाटक। उसके बाद देखिए तो जादूगोड़ा की बात कर लीजिए जो कि झारखंड में। जादूगढ़ जो प्रसिद्ध है ये कहाँ पर है, जादूगढ़ झारखंड में है। काई के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है किसका, उड़ीसा का। किसमें, क्रोमाइट में, तो ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर ली जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर, विद्युत ऊर्जा की बात कर लीजिए तो देखिए हिस्सेदारी की बात कर लीजिए तो थर्मल एनर्जी की हिस्सेदारी है। तापीय विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कितना % होता है, 59.71% जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो किससे, थर्मल एनर्जी से, मतलब कोयला से, ऐसे आप समझ सकते हैं। जल विद्युत की हिस्सेदारी की बात की जाए तो कितनी है, 11.77%। परमाणु की न्यूक्लियर एनर्जी की बात की जाए तो इसकी जो हिस्सेदारी है 1.7%, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तापीय ऊर्जा में, थर्मल एनर्जी में जो टॉप पर है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, महाराष्ट्र, मतलब जिनके पास क्षमता है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्षमता है। गुजरात, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। उसके बाद बात कर ली जाए न्यूक्लियर एनर्जी की तो देखिए भारत में जो प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था वो महाराष्ट्र में, कहाँ पर, तारापुर में, इंपॉर्टेंट है, 1969 में। उसके बाद जो प्रमुख नाभिकीय ईंधन है वो कौन सा है, यूरेनियम है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत में जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है वो कौन सा है, थोरियम है। ठीक, सब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम, थोरियम, लेकिन भारत में जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वो कौन सा है, थोरियम है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं और ये कहाँ पर है ये ध्यान रख लीजिएगा। तारापुर की बात कर लिया तो ये महाराष्ट्र में है। रावत भाटा की बात कर लिया तो कोटा के राजस्थान, मतलब राजस्थान के कोटा में है। नरौरा की बात कर लिया तो उत्तर प्रदेश में है। कैगा की बात कर लिया तो कर्नाटक में है। काकरापार की बात कर लिया तो गुजरात में है। और सौर ऊर्जा की बात कर ली जाए, स्थापित क्षमता की बात कर लिया तो सबसे ज़्यादा स्थापित क्षमता किसके पास है, कर्नाटक के पास है। उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना।
उसके बाद बात करते हैं, देखिएगा उसके बाद परिवहन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको देख लें। तो देखिए सड़क परिवहन की बात कर ली जाए, सड़क परिवहन में बात कर लीजिए, देखिए कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर लीजिए, कुल जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 599 है जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग। लंबाई की बात कर ली जाए तो लंबाई देखिए 1,140,995 किलोमीटर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद भारत में जो सबसे लंबा NH है, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर ली जाए तो वो है NH27 EW, ईस्टर्न वेस्टर्न की बात कर लीजिए, पूर्वी पश्चिम की। उसके बाद हाँ सबसे छोटे की बात कर ली जाए तो NH327B। और राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई की बात कर लिए तो सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर, महाराष्ट्र में है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में है। प्रांतीय राजमार्ग की बात कर लीजिए, स्टेट हाईवे की बात कर लीजिए, उसमें जो टॉप पर है वो महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर गुजरात है, फिर राजस्थान है। बट NH में जो टॉप पर है वो महाराष्ट्र, दोनों में महाराष्ट्र ही टॉप पर है, NH और SH दोनों में महाराष्ट्र टॉप पर है। हाँ, स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है वो सड़क से संबंधित है, सड़क परिवहन से संबंधित है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जो नगर हैं वो आते हैं, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 5846 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद पूर्व पश्चिम गलियारा जो है, पूर्व से पश्चिम ऐसे, वो सिलचर कहाँ, असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक, पूर्व से पश्चिम की तरफ, ये ध्यान रख सकते हैं, सिलचर से पोरबंदर तक। उसके बाद उत्तर दक्षिण गलियारे की बात कर ली जाए, उत्तर दक्षिण गलियारा तो श्रीनगर से लेकर कहाँ, कन्याकुमारी तक ये है। और दोनों गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो गलियारा एक दूसरे को काटते हैं कहाँ पर, झांसी, उत्तर प्रदेश की झांसी में। उसका रेल मार्ग से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें कर ली जाए तो देखिए पहला जो रेल मार्ग है भारत में मुंबई से ठाणे के लिए चला, ये जो 1 मिनट, ये हिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे, जो पहला रेल मार्ग है ना, पहली जो ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे 1853 में, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है, मीटर गेज की बात कर लिए तो 1 मीटर होती है, चौड़ी जो लाइन होती है, बड़ी लाइन होती है, उनके बीच जो दूरी होती है मीटर में देखा जाए तो 1.67 मीटर होती है, फीट में देखा जाए तो 5.5 फीट होती है। छोटी लाइन की जो गैप होता है ना उन दोनों के बीच में, ये ऐसे लाइन होती है, तो ये जो गैप होता है, इन गैप की बात कर लीजिए छोटी में तो 0.762 mm है, और इसको आप मीटर में बदलने जाएंगे तो 0.762 mm हो जाएगा ये, या फिर ये भी होता है छोटी में, ये भी 610 mm, ठीक। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए रेल मार्ग की सबसे अधिक लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में है, कपूरथला जो कि पंजाब में है, पेरम्बूर जो कि चेन्नई में है, रायबरेली जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, ये रेल कोच फैक्ट्री यहाँ पर है, ये देख सकते हैं। उसके बाद व्हील एंड एक्सल संयंत्र की बात करी जाए तो बेंगलुरु में है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की बात कर लीजिए जो कि चित्तरंजन में है। कौन सा इंजन बनता है, विद्युत इंजन। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात कर लीजिए जो कि मड़वाड़ी वाराणसी में है, डीजल इंजन के लिए तो नाम में ही दिख रहा है। टाटा इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड जो कि जमशेदपुर में है, कौन सा इंजन यहाँ पर निर्माण होता है, भाप इंजन, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट में अगर इससे रिलेटेड कोई बात है तो वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जलमार्ग की बात कर लिया तो देखिए जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है जिसकी लंबाई कितनी है 1620 किलोमीटर, तो ये ध्यान रख सकते हैं, प्रयागराज से हल्दिया गंगा नदी। जलमार्ग की बात कर लिया तो गंगा नदी होते हुए कहाँ से, प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक। कौन सा जलमार्ग है ये, NH राष्ट्रीय जलमार्ग 1, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात कर ली जाए तो ये सदिया से धुबरी तक, ठीक है। 3 की बात कर ली जाए तो कोल्लम से कोट्टापुरम तक, तो 1 और 2 जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय जो अंतर्देशीय अर्थात आंतरिक नौवहन संस्थान की बात कर लिए तो ये कहाँ पर है, पटना में है। उसके बाद चलिए बंदरगाह की बात कर लेते हैं। मैप में मैंने दिखाया तो मैप आप देखते रहिए कौन सा बंदरगाह किधर की तरफ है, हम यहाँ पर स्थान भी देखते जाते हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं उनको भी देखते जाते हैं, ठीक है। जैसे कोलकाता बंदरगाह की बात कर ली जाए तो ये तो आप समझ गए होंगे, पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी के तट पर। विशेषता क्या है, देश में एकमात्र नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है, नदी क्षेत्रीय, बाकी तो समुद्र क्षेत्रीय है, नदी क्षेत्रीय। पारादीप की बात कर लीजिए तो ओडिशा तट पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और विशेषता की बात कर लीजिए, इसमें क्या विशेष बात है, कोलकाता विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ना उसके भार को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया है। मुख्यतः जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है पारादीप से। मंगलौर जो है ना, ध्यान रखिएगा, ये कृत्रिम बंदरगाह है, कहाँ पर है, कर्नाटक में है, सभी मौसमों में ये कार्यरत है। उसके बाद कोचीन की बात कर ली जाए तो ये वेलिंगडन जो द्वीप है ना केरल में, वहाँ पर है। इसमें जो प्राकृतिक गैस होता है, इसमें प्राकृतिक गैस टर्मिनल पाया जाता है, ये थोड़ा सा देख सकते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, नावा सेवा कहाँ,
नाहवा सेवा। जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है ना, इसी को नाहवा सेवा के नाम से जानते हैं। तो ये मुंबई बंदरगाह के पूर्वी तट पर है, ठीक, एलिफेंटा द्वीप के निकट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाहवा सेवा अर्थात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये 12मासी ज्वारीय पतन है। ध्यान रखिएगा, कैसा पतन है? ज्वारीय पतन है। और मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया। किसका? नाहवा सेवा का। फिर मुंबई जो है कि मुंबई की बात कर ली जाए तो ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि मुंबई, ये तो आप नाम में ही दिख रहा है, आप समझ जाएंगे। सबसे बड़ा पतन है देश का, मुंबई बंदरगाह है सबसे बड़ा। कांडला की बात कर ली जाए, प्राकृतिक बंदरगाह है ये। कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी, गुजरात। भारत का प्रमुख आयातक बंदरगाह है, और ये भी ध्यान रखिएगा, ज्वारीय बंदरगाह है। मारमर गोवा की बात कर ली है तो ज्वारी नदी के तट पर गोवा, ध्यान रखिएगा। निर्यात प्रधान, यहाँ से ज़्यादातर निर्यात ही किया जाता है, तो निर्यात प्रधान बंदरगाह है। काकीनाडा की बात कर लिए तो आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम की बात कर ली तो ये भी आंध्र प्रदेश, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम में ही है, विशाखापट्टनम, ठीक है। उसके बाद बात कर लीजिए चेन्नई की। चेन्नई भी कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल। स्थान की बात कर लिए तो ये तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे, तमिलनाडु है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। और चेन्नई बंदरगाह की और बात कर ली जाए तो देखिएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है तथा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। दूसरा सबसे बड़ा और कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह में देखा जाए, आर्टिफिशियल पोर्ट में देखा जाए तो सबसे बड़ा ये है, कौन सा? चेन्नई। और वैसे देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है। उसका इंदौर की बात कर लिया तो ये भी चेन्नई में है। देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है। तूतीकोरिन की बात कर लिया तो ये भी तमिलनाडु में है। ओलेपी की बात कर लिया तो केरल में है। उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट बात देख सकते हैं कि कोचिन शिपयार्ड जो है ना, कोचिन शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड प्रांगण है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का जो यार्ड है वो कहाँ पर है? गुजरात में है, अलंग में, अलंग गुजरात में। उसके बाद हल्दिया बंदरगाह की बात कर लिए तो ये बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है, हल्दिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो कोचिन बंदरगाह है ना, लैगून पर स्थित है। और बाकी सारे यहाँ पर बंदरगाह की बात कर लीजिए तो मैप से आप ध्यान रख सकते हैं कौन सा बंदरगाह किधर की तरफ है, और ये स्थान ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाकी गहरा कौन सा है, कौन सा ज्वारीय है, ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और कौन सबसे बड़ा है, ये सब मैंने बता ही दिया है। तो ये मुख्य बात है, जिनको हाईलाइट किया उनको बस ध्यान रख लीजिएगा। इधर की तरफ आप मैप में देख ही रहे हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा। इधर मुंबई है, ये हल्दिया इधर की तरफ है, ये पारादीप है, विशाखापट्टनम है, ठीक। तो ये सब दिख रहा है, बाकी कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये नाहवा सेवा, यहाँ पर नाहवा सेवा है। ये मुंबई है, देख लीजिए, ये मुंबई, ये नाहवा सेवा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारी बातें थी भूगोल की, भारत के भूगोल की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।